तो आइए पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। तो राष्ट्रीय आय के विषय में बात करेंगे हम। कैसी है भारत की इस समय वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय। तो करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़ के ही क्वेश्चन सही किया जाता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। क्या क्वेश्चन? पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। तो इसका सीधे सीधे क्वेश्चन सही होगा सी। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी आपकी जोड़ी जाएगी इसमें। तो सी आपका सही होगा। क्या क्या घटाना? राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास, अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, सब्सिडी जोड़कर। ठीक, तो सी ऑप्शन सही होगा। तब निकलेगी कि आपकी भारत की राष्ट्रीय आय। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय। क्या क्वेश्चन? राष्ट्रीय आय क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन, कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या? कुल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसमें देख लीजिए, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन है, ये भी सही है, और यहाँ पे डी भी सही है। तो इसमें ए और डी दोनों सही होंगे। तो ये वाला सही हो जाएगा। तो एक भी, ए डी और ए दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, किसी दी हुई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय किसमें निर्धारित करती है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। क्या है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। कौन? डी। बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए, बस इसी तरीके लगाना है। बस, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। ब्रैकेट में लिखा C, I, G, X, M का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। इसमें कुछ नहीं करना है, y को इक्वलिटी कर दीजिए C प्लस I प्लस G प्लस, फिर ब्रैकेट में x माइनस m करना है। क्या? x माइनस m, यानी कि आपको सरकारी खर्च और कुल निर्यात और कुल आयात घटा दीजिएगा और सारा जोड़ दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि एक दी हुई समयावधियों में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? अपरिवर्तित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपरिवर्तित हो जाएगी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला, किस सैद्धांतिक रूप में यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? कौन नहीं रखा जाता है? तो बी ऑप्शन सही होगा। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर सेन ने कुछ सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर कीजिए। तो इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। नहीं, वस्तु उन्मुख नहीं, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। तो दो सही हो जाएगा इसमें। वस्तु उन्मुख नहीं, तो ये आपका गलत है। ठीक, आपको जन उन्मुख होना चाहिए, ये सही। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, बहुत सही है। उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन सही होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। क्या क्वेश्चन? यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, ये किसने कहा है? अमर सेन ने कहा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से नापी जाती है? तो राष्ट्रीय आय से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? राष्ट्रीय आय से नापी जाती है।
तो ये क्वेश्चन आता है, प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिकल एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो ये देख लीजिए, प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से संबंधित। किससे? जीडीपी से संबंधित। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो बी, स्फीति के साथ। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्फीति के साथ। अगला, निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। क्यों कम है? तो ए है मजदूरी की तुलना कीमतें कम, कीमत की तुलना में लाभ कम। सी है आपका लाभ की तुलना में कीमतें कम। डी है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। तो लाभ की तुलना में कीमतें कम, ठीक, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। तो डी ऑप्शन सही होगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। कीमत बहुत ज़्यादा है लेकिन मजदूरी कुछ नहीं है। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को निरूपित करना है आपको। कैसे निरूपित करना है? तो देख लीजिए, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास और जीवन गुणवत्ता। तो आप उठाइए डी को। तो जीवन गुणवत्ता स्वास्थ्य के पास जाएगा, तो डी का हो जाएगा 3। संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है। आर्थिक, ठीक, संपोषित विकास, आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है। आर्थिक विकास में संरचनात्मक परिवर्तन, और आर्थिक वृद्धि जो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो इसमें कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन? डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सकल भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, दोनों देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। बिल्कुल गलत है। कहाँ वृद्धि हुई? तुमको दिख रही है दुनिया में? नहीं। तो 1 नंबर गलत, इसको कर दीजिए। अब 2 नंबर पे गलत, सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। तो सही बात, कमी हो रही है। ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो डेल्ट डाउन, इसकी स्टॉक कीमतों की गिरावट, मंदी, समृद्धि दर की गिरावट, स्लो डाउन जो होता है सकल घरेलू उत्पाद गिरावट। तो इसमें एक ही सही हो जाएगा, मेल्ट डाउन। तो ये किससे संबंधित है? स्टॉक कीमतों की गिरावट से संबंधित। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है क्वेश्चन। मेल्ट डाउन प्रतिभूतियों, वही स्टॉक जिसे बोलते हैं, प्रतिभूतियों एवं बंद पत्रों की गिरावट की स्थिति, जबकि मंदी व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों का संकुचन की स्थिति है, जबकि स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति है। तो इसका एक ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण को देखना कौन सही है कौन गलत है। तो भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर अधिकाधिक आलोचना हो रही। तो बहुत सही बात था, विपक्ष हमेशा आप अर्थव्यवस्था पे कर रहे आलोचना, तो सही है, अंदर बाहर दोनों तरफ हो रही। कारण क्या कहता है? आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। तो सही बात है, तो इसमें ए आर दोनों सही हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाई गई। मुख्य राजनीति उदारीकरण, निजीकरण, ठीक, वैश्वीकरण आपका आएगा, और उपयोग में से सभी। तो सभी हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कब आया? 1991 में आया। सही क्वेश्चन है ये। ठीक, ये 91 लिखा है भाई। अगला, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ कैसे? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। कैसे? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक संरचना की वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। क्या कारण है आपको देखना है।
तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। तो सही बात है, नहीं जानकारी जनता को है। क्या है? आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है पीछे। अगला क्वेश्चन, भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, ये बताना है आपको। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं बी में क्या कहता है। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। क्या बी है ऑप्शन इसका सही? तो संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूल प्रक्रम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनमोहन सिंह को माना जाता है, यानी पूर्व प्रधानमंत्री को माना जाता है। क्या माना जाता है? अग्रदूत उदारीकरण का। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक समृद्धि उपयुक्त माप है? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो यानी इसमें डी सही होगा। आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप तो प्रति व्यक्ति उत्पाद है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो बी ऑप्शन सही होगा। क्या? प्रति व्यक्ति आय से। क्वेश्चन क्या है? किसी देश में जीवन स्तर पर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है किसकी? मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। क्या? मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कितने रुपए? 20 रुपये। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो पीसी महालनबीस थे। तो बी ऑप्शन सही होगा। कौन थे? पीसी महालनबीस थे। इनके और भी दो थे सदस्य, कौन कौन? गाडगिल और वी राव, इसके सदस्य थे। कौन? गाडगिल याद कर लीजिए, वी आर राव थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? क्या क्वेश्चन? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो वी राव ने की थी। किसने? वी राव ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में हुई थी? 90 के दशक की बात आएगी तो आपकी 1996-97 होगा, लेकिन उसके बाद 2001 और 2010 की बात आएगी तो आपका 2006 और 7 में भी अच्छी हुई थी। 90 के दशक में ये वाला सही होगा, लेकिन आपकी 2001 और 2010 के बीच के दशक की बात होगी तो आप 2000 के दशक की बात होगी तो 2006-07 ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कि 2000 दशक के बीच सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? तो 2006 और 7 में हुई थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा।
भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। क्या भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो बहुत ज़्यादा CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन तो इसमें ये देख लीजिए, ये आता है कभी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन 2 मई 1951 में हुआ। कब? 2 मई 1951 में हुआ। कब? 2 मई 1951 को हुआ। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए।